नमस्कार। आज हम बात करेंगे राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के एक बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय चैप्टर 8 यानी बंदोबस्त संक्रियाओं के बारे में। देखिए, ये सिर्फ एक कानूनी प्रक्रिया नहीं है, बल्कि ये उस बड़े सवाल का जवाब है कि आखिर सरकार किसी किसान की जमीन पर लगान कैसे तय करती है, और उससे भी जरूरी, इस पूरी प्रक्रिया में पारदर्शिता कैसे लाई जाती है। तो चलिए, इस प्रक्रिया को परत दर परत समझते हैं। तो सबसे पहला और सबसे सीधा सवाल कि किसी भी खेती की जमीन का लगान यानी रेंट आखिर तय कैसे होता है और करता कौन है? क्या ये बस कोई भी अधिकारी अपने मन से तय कर लेता है या फिर इसके पीछे एक बहुत ही व्यवस्थित कानूनी ढांचा है? बिल्कुल, एक पूरा ढांचा है और आज हम उसी को समझने वाले हैं। सबसे पहले इस शब्द को पकड़ते हैं बंदोबस्त। देखिए, बंदोबस्त का मतलब सिर्फ लगान तय करना नहीं है, ये एक पूरी विस्तृत प्रक्रिया है। इसमें पहले जमीन का सर्वे होता है, रिकॉर्ड बनाए जाते हैं, जमीन को उसकी क्वालिटी के हिसाब से बांटा जाता है और फिर उस सारे डेटा के आधार पर एक न्यायपूर्ण लगान तय होता है। असल में यही वो प्रक्रिया है जो सिस्टम में मनमानी को रोककर एक व्यवस्था और निष्पक्षता लाती है। अच्छा, तो सवाल ये है कि इस पूरी प्रक्रिया को चलाता कौन है? यहीं पर आता है हमारा भाग 1, जो धारा 142 से 146 तक है। इसमें हम उन अधिकारियों और उनकी शक्तियों को जानेंगे जो इस पूरे बंदोबस्त के काम को जमीन पर उतारते हैं। इस पूरी प्रक्रिया का जो मुख्य संचालक है वो है बंदोबस्त अधिकारी यानी सेटलमेंट ऑफिसर। राज्य सरकार किसी भी इलाके के लिए इन्हें नियुक्त करती है और एक बार इनकी नियुक्ति हो गई तो उस इलाके में बंदोबस्त से जुड़ा हर काम, हर फैसला इनकी देखरेख में ही होगा। समझिए कि ये इस पूरे ऑपरेशन के इंचार्ज हैं। अब देखिए, एक और बहुत ही खास भूमिका है लगान दर अधिकारी यानी रेंट रेट ऑफिसर की। ये वो विशेषज्ञ अधिकारी हैं जो जमीनी हकीकत को कानून की किताबों से जोड़ते हैं। इनका काम फील्ड पर होता है, मिट्टी की किस्मों को परखना, जमीन का वैज्ञानिक तरीके से वर्गीकरण करना और फिर उस टेक्निकल असेसमेंट के आधार पर लगान की सही दरों का एक प्रस्ताव, एक प्रपोजल तैयार करना। तो शक्तियों का ये पूरा ढांचा काम कैसे करता है? सबसे ऊपर है राज्य सरकार। वही ये घोषणा करती है कि किस इलाके में बंदोबस्त शुरू होगा और वही इन अधिकारियों को नियुक्त करती है। फिर आते हैं बंदोबस्त अधिकारी और लगान दर अधिकारी, जो जमीनी स्तर पर सारे काम को अंजाम देते हैं। और हाँ, इन सभी के काम पर जो अंतिम नियंत्रण होता है वो राजस्व बोर्ड का होता है, जो राज्य की सबसे बड़ी रेवेन्यू जुडिशियल बॉडी है। ठीक है, अधिकारी तो नियुक्त हो गए, पर अब असली काम कैसे होगा? तो चलिए अब चलते हैं भाग 2 पर। और मैं बता दूं, ये इस पूरे अध्याय का दिल है। लगान की दरें कैसे तय होंगी, इसका पूरा कानूनी और प्रैक्टिकल आधार यहीं मिलेगा। देखिए, कानून का सबसे पहला और बुनियादी सिद्धांत ये है कि लगान कभी भी मनमाना नहीं हो सकता। इसका एक ही आधार है, भूमि की उत्पादकता। और उत्पादकता कैसे पता चलेगी? मिट्टी की किस्मों के वैज्ञानिक वर्गीकरण से। सीधा सा मतलब है, जैसी जमीन वैसा लगान। बस यही सिद्धांत पूरे सिस्टम को न्यायपूर्ण बनाता है। अब एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और जरूरी कॉन्सेप्ट आता है, निर्धारण वृत्त या असेसमेंट सर्कल। जरा सोचिए, एक तरफ सूखी बंजर जमीन है और दूसरी तरफ नहर के पास की उपजाऊ जमीन। क्या दोनों पर एक ही रेट से लगान लगाना सही होगा? बिल्कुल नहीं। इसीलिए कानून कहता है कि एक जैसी कृषि आर्थिक स्थिति वाले गांव के ग्रुप बनाओ। मतलब जहां मिट्टी एक जैसी हो, सिंचाई की सुविधा एक जैसी हो, फसलें एक जैसी हों, उन सबको एक ग्रुप में डाल दो। इसी ग्रुप को कहते हैं निर्धारण वृत्त। चलिए इसको एक आसान से उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए एक निर्धारण वृत्त में उन सभी गांवों को डाल दिया गया जहां सिंचाई की बढ़िया सुविधा है और साल में 2 फसलें आराम से होती हैं। वहीं एक दूसरा वृत्त बनाया गया जिसमें सिर्फ वही गांव हैं जो बारिश के भरोसे रहते हैं, यानी बारानी जमीन वाले। अब हुआ ना, इससे तुलना करना और लगान तय करना दोनों ही आसान और ज्यादा न्यायपूर्ण हो गए। तो ये पूरी प्रक्रिया कैसे चलती है, एक नजर डालते हैं। सबसे पहले एक जैसे गांव के निर्धारण वृत्त बनते हैं। फिर उन वृत्तों में जमीन का वैज्ञानिक वर्गीकरण होता है। इसके आधार पर लगान दर अधिकारी अपनी दरों का प्रस्ताव तैयार करते हैं। और अब आता है सबसे जरूरी कदम, इन प्रस्तावों को पब्लिक किया जाता है और किसानों से आपत्तियां यानी ऑब्जेक्शंस मांगे जाते हैं। फिर उन आपत्तियों पर सुनवाई होती है और आखिर में सारे पक्षों को सुनने के बाद राजस्व बोर्ड इन दरों को फाइनल मंजूरी दे देता है। चलिए अब इस प्रक्रिया के एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू पर फोकस करते हैं, और वो है प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत यानी प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस।
कानून ये पक्का करता है कि प्रभावित होने वाले किसानों को अपनी बात रखने का पूरा मौका मिले। और सही मायनों में यही इस कानून की लोकतांत्रिक आत्मा है। किसान सिर्फ मूक दर्शक नहीं है, उन्हें इस प्रक्रिया में एक एक्टिव भागीदार बनाया गया है। जो दरें प्रस्तावित हुई हैं, उन पर उनकी आपत्तियां सुनी जाएंगी। तो ये सिर्फ टैक्स लगाना नहीं है, ये एक सहभागी प्रक्रिया है, एक पार्टिसिपेटरी प्रोसेस है। और ऐसा नहीं है कि ये बस कह दिया गया हो, कानून में इसका पूरा प्रोसीजर दिया है। देखिए, धारा 155 कहती है कि लगानदार अधिकारी को प्रस्तावित दरें प्रकाशित करनी होंगी और आपत्तियां देने के लिए एक समय सीमा भी बतानी होगी। फिर धारा 156 के मुताबिक वो जितनी भी आपत्तियां मिली हैं, उन सब पर विचार करेगा और अपनी रिपोर्ट के साथ उन आपत्तियों को भी आगे बंदोबस्त आयुक्त को भेजेगा। ये सुनवाई का पहला और सबसे महत्वपूर्ण मौका है। चलिए, अब थोड़ी देर के लिए कानून की किताबों से बाहर निकलते हैं और असल दुनिया में चलते हैं। मान लीजिए एक वकील के तौर पर कोई केस सामने आता है, तो इन सभी प्रावधानों का इस्तेमाल असल में कैसे किया जाएगा? तो एक सिचुएशन इमेजिन कीजिए। आपके क्लाइंट के गांव की जमीन के लिए सरकार ने जो लगान दर प्रस्तावित की है, वो बहुत ही ज्यादा है। अब एक वकील के नाते क्या कानूनी रास्ता अपनाया जा सकता है? तो यहाँ पर जो सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण कदम है, वो अपील नहीं बल्कि एक आपत्ति दर्ज करना है। और ये आपत्ति कहाँ दर्ज होगी? उसी लगानदार अधिकारी के सामने जिसने दरें प्रस्तावित की हैं। कब? जब दरें प्रकाशित हो जाएं, उसके बाद एक तय समय सीमा के अंदर। और कैसे? एक लिखित आपत्ति के जरिए। अब अपनी आपत्ति में ठोस कानूनी आधार बताने होंगे, जैसे कि ये साबित करना होगा कि जमीन का वर्गीकरण ही गलत किया गया है, या फिर जो दरें प्रस्तावित हैं वो उस निर्धारण वृत्त की औसत उपज के हिसाब से बहुत ज्यादा हैं। इसके लिए सबूत भी देने होंगे। और अब आते हैं उस हिस्से पर जिसका शायद कई लोग इंतजार कर रहे थे, खासकर आरजेएस की तैयारी करने वाले लोग। कुछ जरूरी बातें जो नोट्स बनाने और रिवीजन में बहुत मदद करेंगी। अगर इस पूरी कहानी को बहुत संक्षेप में याद रखना है, तो बस ये 3 स्टेप्स का फ्लोचार्ट दिमाग में रखिए। पहला स्टेप, सरकार की घोषणा और अधिकारियों की नियुक्ति। दूसरा स्टेप, निर्धारण वृत्त बनाना और दरों का प्रस्ताव देना। और तीसरा और आखिरी स्टेप, आपत्तियों पर सुनवाई और फिर फाइनल मंजूरी। बस इतना ही है पूरा प्रोसेस। चलिए, अब आरजेएस प्रीलिम्स के लिए कुछ सीधे सपाट सवालों पर नजर डालते हैं। पहला सवाल, बंदोबस्त संक्रियाओं की घोषणा कौन करता है? जवाब है राज्य सरकार। दूसरा, निर्धारण वृत्त कौन बनाता है? जवाब, लगानदार अधिकारी। तीसरा, प्रस्तावित लगान दरों पर आपत्तियां किसके सामने पेश की जाती हैं? जवाब, लगानदार अधिकारी के ही सामने। चौथा, लगान की दरों को अंतिम रूप से कौन मंजूर करता है? जवाब है राजस्व बोर्ड। और पांचवां, लगानदार अधिकारी की नियुक्ति किस धारा के तहत होती है? तो वो है धारा 144। ये फैक्ट आधारित प्रश्न बहुत जरूरी हैं। तो इस पूरी चर्चा का निचोड़ क्या निकला? सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि बंदोबस्त की ये प्रक्रिया सिर्फ टैक्स वसूलने का एक तरीका नहीं है। ये भू राजस्व में निष्पक्षता और एक तरह की भविष्यवाणी यानी प्रिडिक्टेबिलिटी सुनिश्चित करने के लिए बनाया गया एक पूरा कानूनी तंत्र है। और जाते जाते एक सवाल सबके लिए। मान लीजिए राजस्व बोर्ड ने लगान की दरों को फाइनल मंजूरी दे दी, लेकिन उसके बाद भी कोई किसान उन दरों से खुश नहीं है। उसे लगता है कि उसके साथ अन्याय हुआ है। तो क्या उसके लिए सारे रास्ते बंद हो गए या उसके पास आगे भी कोई न्यायिक उपाय बचता है? इस पर जरूर सोचिएगा।